तब देखो आज जो है हम लोग समाज पढ़ने जा रहे हैं। समाज पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है समाज के बारे में जाने क्या होता है समाज। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग संधि के बारे में जाने थे। संधि में क्या होता था, दो वर्णों का मेल होता था, आपस में दो वर्ण एक साथ मिलते थे। कहीं स्वर स्वर मिलता था, कहीं व्यंजन व्यंजन मिलता था, कहीं व्यंजन स्वर मिलता था, कहीं पर विसर्ग के साथ मेल होता था। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के संधि के बारे में समझे हैं, जाने हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास के बारे में। तो सबसे पहले समास को जाने क्या होता है समास। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण कहने का यह मतलब हुआ किसी भी बड़े चीज को शॉर्ट रूप में या मतलब छोटा सा रूप में व्यक्त कर देना। किसी भी बड़े चीज को छोटा सा रूप में व्यक्त कर देना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और समास का मतलब भी होता है छोटा रूप। ठीक है, कोई बड़ा सा शब्द हो उसको छोटा सा रूप में जो व्यक्त करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, इसी प्रक्रिया का नाम रखा गया है समास। क्या नाम रखा गया, समास। अब समास किसको समास कहते हैं, समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, ये समझ गए, छोटा रूप करने की प्रक्रिया समास है। लेकिन समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। समास में क्या चीज का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। जैसे वहां पे अक्षर मिलता था, वहां पे क्या होता था, अक्षर मिलता था। और यहाँ पे क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। देखो जैसे हम लोग अब जो है बात समझने की कोशिश करो। जैसे क्या होता था, अगर कल लिखते थे तो क जोड़ लो करते थे, दो अक्षर रहता था और मिल करके एक नया वर्ण बनता था। तो जो विकार उत्पन्न होता था इसको संधि कह देते थे। लेकिन अब जो हम लोग समास पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, दो शब्द होगा। जैसे देखो अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राजमंत्री, बस समझ लो, डिस्कस बाद में करेंगे कौन सा समास को कैसे पकड़ना है। जैसे देखो राजमंत्री लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द है, एक राजा और दूसरा मंत्री। ये राज का मतलब राजा और इसे मंत्री। अब इसको जब विग्रह करेंगे तो राजा का मंत्री हो जाएगा, राजा अलग हो जाएगा, मंत्री अलग हो जाएगा, बीच में एक चिन्ह आ जाएगा। समझ में आ रहा। तो इसमें दो शब्दों का मेल होता है और उसमें दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, उसमें अक्षर का मेल होता है और इसमें शब्द का मेल होता है। तो समास और संधि इस प्रकार से अलग अलग है। कभी भी संधि और समास को एक नजर में नहीं देखना है, दोनों अलग अलग है। इसमें शब्दों का मेल और उसमें अक्षरों का मेल होता है। अब जो है समास के बारे में जाने तो समास का मतलब तुम लोग को बता दिए कि क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। समास मतलब संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। ठीक है, अब देखो समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के देखो कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है तत्पुरुष, उसके बाद दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है तुम्हारा द्वंद्व, चौथा है द्विगु, पांचवा है अव्ययी भाव और छठा है तुम्हारा बहुव्रीहि। समझ रहे हो, 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा अव्ययी भाव और छठा जो है बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। अब देखो ये 6 प्रकार के जो समास है, 6 भागों में जिसको वर्गीकरण किया गया है, इसको इसलिए किया गया है क्योंकि यह 6 समास जो है, ये 6 समास सबका विग्रह अलग अलग होता है। सब में जो है अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता है। समझ में आ रहा है, सब समास को एक नजर से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए क्योंकि
जो तत्पुरुष समास का शब्द होगा वो अलग प्रवृत्ति का होगा, कर्मधारय समास का जो होगा वो अलग प्रवृत्ति का होगा, द्वंद्व जो होगा वो भी अलग प्रवृत्ति का, द्विगु भी अलग, समझे। तो इस प्रकार से अब हम जो है एक एक करके सबको समझने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है तत्पुरुष, क्या होता है कर्मधारय, क्या होता है द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ तक जो है बात कुल मिला के पूरा समझ चुके हैं हम लोग। अब जाते हैं समास को एक एक करके समझने के लिए। तो सबसे पहला समास हम लोग समझे तत्पुरुष को, है ना। तो देखो तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास को समझो। तत्पुरुष समास में होता कुछ नहीं है। तत्पुरुष समास में दो पद होता है। हम तो अभी बता ही रहे थे कि जब भी समास होगा तो कम से कम दो पद, दो से अधिक पद जितना हो, ठीक है। दो या दो से अधिक पद के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसमें दो पद होगा और दोनों पद में सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब उत्तर पद नहीं समझ पा रहा होगा, उत्तर दक्षिण नहीं होता इसमें, समझा। इसमें दिशा विशा नहीं होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला पद, उत्तर का मतलब बाद वाला पद। देखो समझो, जैसे भी लिखे थे एक शब्द राजमंत्री, समझो इसमें दो पद है, एक राज दूसरा मंत्री है। तो एक पद को कहते हैं पूर्व पद, एक को कहते हैं उत्तर पद, समझे। एक को कहते हैं पूर्व पद और दूसरा को कहते हैं उत्तर पद। ये देखो पहला वाला जो है इसको कहते हैं पूर्व पद। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद। और दूसरा पद जो है ये है उत्तर पद। उत्तर पद मतलब हुआ बाद वाला पद, समझे। दो पद है। अब उत्तर पद की प्रधानता होती है। कहने का मतलब देखो, जब इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा? राजा का मंत्री, बात को समझो, राजा का मंत्री। मंत्री किसका? राजा का। मंत्री किसका? राजा का। तो ये मंत्री ही सबसे प्रधान शब्द है जिस पर हम बात कर रहे हैं, समझे। ये मंत्री एक शब्द है जिस पे हम बात कर रहे हैं, मंत्री की प्रधानता है, यही है उत्तर पद। इसमें उत्तर पद क्या है? मुख्य है। मंत्री के बारे में ही बात कर रहे हैं, मंत्री नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, राजा है, बात खत्म, समझे। ये जो है इसकी प्रधानता होती है। सबसे पहला बात, उत्तर पद की प्रधानता होती है। और क्या होता है? दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लगा होता है। दोनों पदों के बीच क्या होता है? विभक्ति चिन्ह लगा होता है। कब? जब समास का विग्रह होगा तब। और जब भी कभी भी समासिक शब्द तुम लोग को दिखेगा तो समासिक शब्द के बीच में, चाहे वो समास का कोई भी शब्द हो सकता है ये छवों में से कोई भी समास हो सकता है, ये छवों समास में से कोई भी समास होगा तो उस समास का जो समासिक शब्द होगा उसके बीच में विभक्ति चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। समासिक शब्द में विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। जब भी हम कभी समास का विग्रह करते हैं तो उसमें चिन्ह लगता है, उसमें चिन्ह लगता है। अब सब समास में अलग अलग चिन्ह लगता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रहे कि समासिक शब्द में विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। तो हम अभी बता रहे थे कि जब भी तत्पुरुष समास के समासिक शब्द का जब विग्रह करोगे तो इसके दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह लगा होता है। और जब इसी को समासिक शब्द बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जैसे देखो यार राजमंत्री लिखा हुआ है, ये तुम्हारा समासिक शब्द है। ये क्या है? इसको समासिक शब्द बोलते हैं या समस्त पद बोलते हैं। कहीं पे समस्त पद लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे समासिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो इस पद में देखो का है नहीं ना है, ये का लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है। लेकिन जब इसी का विग्रह करते हैं तो इसमें देखो का आ गया, समझा। ये चीज क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अब चलो आगे हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास पे। तो तत्पुरुष समास समझ चुके हो, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसका विग्रह में दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लगा होता है। समझ गए? जैसे राजा का मंत्री, जैसे राजा का मंत्री क्या होगा? समस्त पद इसका राजमंत्री। अब देखो तत्पुरुष समास के भेद पे चलते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। तत्पुरुष समास के 6 भेद। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा तुम्हारा करण तत्पुरुष, तीसरा हुआ तुम्हारा संप्रदान तत्पुरुष,
चौथा हुआ तुम्हारा अपादान तत्पुरुष, और पांचवा है तुम्हारा संबंध तत्पुरुष। छठा देखो अधिकरण, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध, अधिकरण तत्पुरुष। छह हो गया। ये छह जो है तत्पुरुष समास का भेद है, सब में तत्पुरुष लगेगा लास्ट में। अब देखो इसी का दूसरा नाम रख दिया गया है, इसको तृतीया तत्पुरुष बोलते हैं, इसको चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं, इसको पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं, इसको षष्ठी तत्पुरुष बोलते हैं, इसको सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं। समझा? षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष ये हुआ तुम्हारा, समझा? द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, समझ रहे हो? अब बोलो क्यों? कारक पढ़े हो? कारक पढ़े हो ना? तो कारक में पढ़े होगे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, पढ़े हो? तो कर्म कारक क्या है? दूसरा कारक है, कारक का दूसरा कारक कर्म कारक, तो दूसरा कारक इसलिए इसको नाम रख दिया गया द्वितीया तत्पुरुष। क्या रखा गया? द्वितीया तत्पुरुष। ये तीसरा कारक था तृतीया तत्पुरुष, इसको चतुर्थी, इसको पंचमी, इसको षष्ठी, इसको सप्तमी। समझे? तो ये चीज समझ गए सब कोई? अब देखो बात करते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। तो अब एक चीज सबसे पहले तुम लोग जान लो कि जब ये तत्पुरुष है, समास कौन सा है? चाहे वो कर्म हो कि करण हो, उससे मतलब नहीं है, समास कौन सा? तत्पुरुष है ना रे। तो समास तत्पुरुष है, उत्तर पद की प्रधानता होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी। लेकिन कब कहेंगे कि समास कर्म है, अब कब कहेंगे कि करण है, कब कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष है, कब कहेंगे तृतीय तत्पुरुष है, इस चीज पे अब हम बात करते हैं। समझो, जब भी समास का विग्रह करोगे, जब भी समास का विग्रह करोगे तो बीच में जो चिन्ह आता है ना, विभक्ति चिन्ह, वो कर्ता के कारक चिन्ह से मिलाना। जिस कारक का चिन्ह होगा, सुन रहे हो, जिस कारक का चिन्ह होगा वही कारक वाला वो समास होगा, वही कारक वाला वो तत्पुरुष होगा। समझे? जैसे देखो एक समासिक शब्द है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, इसका जब विग्रह करते हैं तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देखो उत्तर पद की प्रधानता है, प्राप्त कहां? स्वर्ग को। प्राप्त कहां करना है? स्वर्ग को प्राप्त करना है। अब प्राप्त उत्तर पद की प्रधानता है, समझ रहे हो? अब देखो चिन्ह क्या है? को है, को किस कारक का चिन्ह है? कर्म तत्पुरुष समास हुआ ये। समझे? समझ रहे हो? जैसे देखो एक समास दिया हुआ हथकड़ी, समासिक शब्द है हथकड़ी, क्या होगा विग्रह? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। मूल शब्द देखो ये कड़ी है और हाथ है, के लिए चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है ये। समझे? कड़ी किसके लिए? हाथ के लिए। कड़ी किसके लिए? उत्तर पद की प्रधानता है, और चिन्ह देखो के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। यही हुआ चतुर्थी तत्पुरुष को या संप्रदान तत्पुरुष को। समझ गए? ये तुम्हारा तत्पुरुष समास है। जिस कारक का चिन्ह होगा वही कारक वाला वो समास होगा, जिस कारक का चिन्ह होगा वही कारक का वो समास होगा। समझ में आया? और सबसे पहले मिलाना है, उत्तर पद की प्रधानता होनी चाहिए, तभी समास उत्तर पद ये होगा, तत्पुरुष होगा, नहीं तो नहीं होगा। पानी लाओ एक बोतल। ये समझ रहे हो? जैसे देख लो तुलसी कृत है ना, तुलसी द्वारा कृत शब्द देख लो, उसके बाद ये सब बना के देख लेना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, भक्ति किसके लिए? तो देश के लिए, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह हुआ, संप्रदान कारक वाला समास होगा। इस तरह का तुम लोग अपने से समासिक शब्द लिख के उसका समास विग्रह करना और कारक छांट करके लिखना है कि ये कौन सा कारक का समास है। समझ रहे हो? चलिए, इसमें किसी को दिक्कत?
अब हम चलते हैं तुम लोग को लेकर के कर्मधारय समास की ओर। क्या होता है कर्मधारय समास? अब जो है कान खोल करके तुम लोग सुनो, कर्मधारय समास क्या होता है। दूसरा समास तुम्हारा है कर्मधारय समास। देखो ये समास जो है कर्मधारय समास, ये समास के जैसा आसान समास कोनो समास नहीं है। बोलो कैसे? इसलिए कि ये समास में कुछ नहीं है, जो छोटा बच्चा है वो समझ सकता है। दुए चीज रहता है इस समास में। इसमें दुए तो चीज रहेगा, या तो विशेष से विशेषण रहेगा, या तो विशेष से विशेषण रहेगा, या फिर उपमान उपमेय रहेगा। उपमान उपमेय रहेगा, यही दोनों का मेल होता है इस समास में। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक विशेष विशेषण रहेगा, एक उपमान उपमेय रहेगा। अब तुम लोग ये चीज बताओ, विशेष और विशेषण समझता है? समझती है विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष विशेषण हम समझा देते हैं तुम लोग को। ये क्या होता है कि विशेषण, यहां समझो, विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है उसी को विशेष कहते हैं, और विशेष की जो विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। नहीं ना समझा? नहीं समझा होगा। राधा सुंदर है। राधा क्या है? समझो, ये सुंदर क्या है रे? क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर कौन है? राधा। राधा को सुंदर कौन है? तो राधा विशेष है। समझ गए? ये विशेष हुआ और ये विशेषण हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं उपमान उपमेय पर। उपमान उपमेय समझता है? नहीं जानते हो? उपमान उपमेय नहीं समझता है? औरत सबका लड़ाई देखता है? गामा में औरत का लड़ाई देखा है? लड़ाई करते करते क्या कहता है? तोर मुंह लागे जो सुपना खा चुको है, तोर मुंह की रंग लागे जो सुपना खा चुको। वो क्या करता है जानते हो? उसकी उपमा देता है, सुपनेखा की उपमा देता है तुमको। ना कहता अपन मुख देखा रावण जी लागे छो। मतलब क्या है कि आप उसके मुंह को रावण की उपमा दे रहे हैं, रावण की उपमा दे रहे हैं। अब इस बात को समझ लो, जिसको तुम उपमा दे रहे हो वो उपमेय है। जिसको तुम उपमा दे रहे हो वो उपमेय है, और जिसकी उपमा दे रहे हो वो उपमा है। नहीं समझा? हम कह रहे हैं ये मार्कर संठी के जैसा है, समझ रहा है? तो इस मार्कर को संठी की उपमा दे रहे हैं, ये उपमेय हुआ, और जिसकी उपमा दिए संठी वो उपमा है। समझ में आ रहा है? उपमान और उपमेय यही होता है। किसी की उपमा दी जाती है, जैसे तुम्हारा मुंह चांद की तरह चमकता है तो तुमको चांद से उपमा दे दी है। समझ में आया? ये चीज होता है उपमान उपमेय और विशेष विशेषण, यही दोनों का मेल होता है इस समास में। इसके अलावा कुछ नहीं होता। करके दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। इस समासिक शब्द में क्या होगा? इस समासिक शब्द में जैसे देगा नीलकमल, नीलकमल, समझ रहे हो? समझो, नीलकमल, नीलकमल यह समासिक शब्द है। और इसका जब विग्रह करोगे, इसका जब विग्रह करोगे तो विग्रह में दो ही शब्द का यूज होता है। विग्रह में या तो लिखना है जो,
या के समान, बीच में यही दोनों रहेगा। जैसे देखो नील कमल है, जब इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, समझे, नीला है जो कमल। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कमल को क्या कहा जा रहा है कि नीला है, कमल को क्या कहा जा रहा है, नीला है। अब ये चीज बताओ, यहां उपमान उपमेय है कि विशेष विशेषण है, यहां पे उपमान उपमेय है कि विशेष विशेषण है, विशेष विशेषण है। यहां क्या है, विशेष विशेषण है। ये कमल है, ये विशेष है, और इसको नीला कहा गया, ये विशेषण है, समझे, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो बीच में इसको तुमको नजर आएगा है जो, समझा, इसका विग्रह कब, जब कर्मधारय समास होगा तो इसका विग्रह में बीच में रहेगा है जो या के समान, समझे। जैसे देखो अब चंद्रमुख, दूसरा शब्द देखो यहां पे लिखते हैं नीचे, चंद्रमुख, इसका विग्रह करो क्या होगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। बताओ उपमान उपमेय है कि विशेष विशेषण है, उपमान उपमेय है, क्योंकि चांद के जैसा मुंह बताया जा रहा है, चांद के जैसा मुंह बताया जा रहा है। देखो के समान आया तो यही होगा, तुम जब समास विग्रह देखोगे, विग्रह क्या हो रहेगा तो के समान या है जो नजर आएगा, या समासिक शब्द दिया हुआ रहेगा तो विशेष विशेषण, या फिर उपमान उपमेय देखना है, समास को पकड़ के बता देना है कि कौन सा समास है, कर्मधारय है। समझ पाए, कर्मधारय में कोई दिक्कत, समास पहचान लोगे ना। चलो अब जो है हम तुमको लेकर चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास क्या होता है इसको समझो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब समझा, समास में जैसे दो शब्दों का मेल होता है ना, तो दोनों शब्दों में क्या होता है, दो गो शब्द रहता है, एक उत्तर पद एक पूर्व पद, अभी बताए थे। इसमें दोनों पद प्रधान होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी है उतना ही वैल्यू उसका भी होगा। देखो जैसे हम बता दे रहे हैं, ये सब का जो है तुम लोग को नोट्स में मिल गया होगा क्या डिफिनेशन, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, दोनों पद कैसे प्रधान होता है इस चीज को समझना। जैसे देखो लिखा रहेगा माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, बादल, दही चीनी, ठीक है, दही चीनी। बात को समझो, ये क्या है, शब्द दिया हुआ है माता और पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है। कहने का मतलब न किसी से किसी की तुलना की गई है, न किसी को उपमान उपमेय बताया गया है, न विशेष विशेषण को बताया गया है। ठीक, माता अपने जगह पर है, पिता अपने जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझ लो कि ये दोनों पद की तो प्रधानता होती है। ठीक, इस समास को पहचानने का आसान नियम, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ये चिन्ह नजर आ रहा है, अगर समासिक शब्द होगा तो योजक चिन्ह देखना, पकड़ लोगे कि ये द्वंद्व समास है। अगर विग्रह किया हुआ मिला तो क्या होगा, विग्रह में ये योजक चिन्ह खत्म होकर के इसी जगह पर लिखा रहेगा और, क्या लिखा रहेगा और। अब इसका विग्रह करो, माता और, माता और, माता और पिता, बस विग्रह में कुछ नहीं है, योजक चिन्ह हटेगा और आ जाएगा। भाई और, भाई और बहन, भात और, भात और दाल, दही और चन्नी।
दही और चीनी, समझ गए। विग्रह करेगा, योजक चिन्ह के जगह पर और नजर आएगा। अगर समासिक शब्द होगा, यही योजक चिन्ह पकड़ना है, समास बता देना है कौन होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। ये कब, जब समासिक शब्द होगा। जब इस समास का हम विग्रह करते हैं, योजक चिन्ह को हटा करके और लिखते हैं, योजक चिन्ह को हटा के क्या लिखते हैं, और। आसान है, समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास। इसके बाद अब हम आप लोग को बता रहे हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास सबसे आसान समास, समझा। द्विगु समास सबसे आसान समास, कैसे बता देते हैं। द्विगु समास को समझो, आसान है। द्विगु समास जब कोई बोले डायरेक्ट कहना आसान है, समझा। द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला शब्द होगा, पहला पद होगा, समझ रहे हो, दो पद होता है ना, जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। वो इंडिकेट करेगा कि 1 2 3 4 कुछ ना कुछ बतेबे करेगा। पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा, समझे। और जब भी उसका विग्रह करोगे तो अंत में समूह या समाहार लिखा रहेगा, या तो समूह लिखा रहेगा नहीं तो समाहार लिखा रहेगा। देखो कैसे होता है, बताते हैं, समझो। जैसे शब्द दिया हुआ है पंचवटी, क्या लिखा हुआ है, पंचवटी। पहला पद देखो 5 नजर आ रहा है, चौराहा आ रहा है, त्रिभुवन आ रहा है, त्रिलोक आ रहा है। पहला पद जो होगा इसका क्या होगा, संख्यावाचक होगा, वो संख्या का बोध कराएगा, समझे। बाद में कुछ रहे उससे मतलब नहीं है। वट का मतलब बगीचा होता है, राह मतलब रास्ता होता है, भुवन मतलब होता है आलीशान बंगला, और लोक का मतलब होता है, समझ रहे हो, त्रिलोक मतलब तीनों लोग, समझ रहे। ये शब्द पर नहीं जाना है। पहला शब्द देखो संख्यावाचक है तो समास द्विगु होगा। 100% बिना देखल सुनल कहना द्विगु समास है, कोई नहीं काट सकता है, वो द्विगु समास ही होगा, समझा। अब इसका विग्रह कैसे करोगे, अब वो चीज सीखो। जैसे पंचवटी, तो इसका विग्रह में होगा 5 वटों का समूह। 5 को बगीचा का एक समूह है जिसको क्या कहा जाता है, पंचवटी। चौराहा, 4 राहों का समाहार, राहों का समाहार क्या होता है बताते हैं। 0 माइल बताया ना, 4 ठो रोड, एगो रोड इधर से, एगो रोड इधर से, एगो रोड उधर से, एगो रोड इधर, 4 रोड आकर के एक जगह मिल गया, बीच में बना दिया गोल, कहा दिया यहाँ से 0, यहाँ से किलोमीटर इधर शुरू, इधर शुरू, इधर शुरू, समझे। क्या हुआ, समाहार होता है, वहां पे सबको आकर के मिल जाता है एक जगह। 4 रास्ता रहता है चारों तरफ, जिसको चौवट्टी बोलते हो, चौवट्टी भी लिख सकते हो। चौवट्टी मतलब होता है 4 रास्ता, 4 बाट, समझ गए। तो जहां पे देखो 5 4, यहां त्रिभुवन, क्या होगा, 3 भवनों का समूह। यही समूह समाहार अंत में नजर आएगा तुमको, त्रिलोक। समझ रहे हो। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, समास क्या होगा, द्विगु होगा। इसमें कोई उत्तर पद और पूर्व पद नहीं देखना है समझ रहे हो। किसकी प्रधानता ये नहीं देखना है, बस पहला पद देखना है तुमको, संख्यावाचक है या नहीं है, ठीक है। समझ लो, पहचान लोगे। ये हुआ तुम्हारा द्विगु समास, समझ गए। अब इसका परिभाषा क्या लिखोगे, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बाद
समूह या समाहार लिखते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब द्विगु के बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास को। किस समास को? बहुव्रीहि समास को। उसके बाद लास्ट समास आपका अब यही भाव बढ़ेगा। अब यही भाव को हम बता करके समास को खत्म करेंगे। सबसे पहले बहुव्रीहि को आप लोग समझिए। बहुव्रीहि समास इससे भी आसान, इससे भी आसान समास बहुव्रीहि। देखो बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? देखो ये क्या करता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ा है कभी? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हो? बस इस समास में तुमको वही नजर आएगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। समझा? यहां पे एक बड़ा सा शब्द लिखा रहेगा। जब भी विग्रह करेंगे तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो लिखते हो ना, अनेक शब्द बनेगा। समझ गए? और इसका जो समासिक शब्द होगा वो एक शब्द होगा। नहीं ना समझ रहे हो? जैसे तुम लोग पढ़े हो बिना है पानी में जिनके, तो क्या पढ़ा है? बिना पानी पढ़े हो? बिना है पानी में जिनके, तो क्या पढ़े? बिना पानी। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द क्या हुआ? बिना है पानी में जिनके। और एक शब्द क्या हुआ? बिना पानी। है कि नहीं है? तो बस इसमें यही होता है, जो विग्रह होगा वो अनेक शब्द होगा और जो समासिक शब्द होगा वो एक शब्द होगा। समझ रहे हो? लेकिन अब सबको तो नहीं ना कह सकते हैं कि ये बहुव्रीहि है। देखो क्या होता है, जो बहुव्रीहि समास होगा, समझा? बहुव्रीहि समास अक्सर भगवान के नाम से रिलेटेड होता है। भगवान के नाम से, भगवान के नाम से रिलेटेड होता है। समझे? जैसे देखो समास दिया रहेगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इसका अनेक शब्द बताओ क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। अब बताओ किसका माथा में चंद्रमा है? जिसके सर पे चंद्रमा हो। देखो ये अनेक शब्द है, ये एक शब्द है, बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समासिक शब्द, समास विग्रह। लेकिन ये क्या करता है, अपना समान अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ बताता है। समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ बताता है। जैसे चंद्रशेखर बोले, देखते हैं चंद्रमा तो भगवान शंकर का माथा में है रे। समझा? तो इसका नाम का बोध हो गया क्या? शंकर, शंकर भगवान। समझा? उसके बाद देखो वही अभी जो बोले थे बिना पानी, देखो बिना पानी, बिना है पानी में जिनके, पानी मतलब हाथ होता है। बिना है पानी में जिनके, बिना पानी हो गया। लेकिन बिना किसके हाथ में है? सरस्वती, सरस्वती। देखो है, भगवान का नाम है। अब कहेगा क्या? लंबोदर। लंबोदर क्या? लंबा है पेट जिसका, उधर मतलब पेट होता है, कहता नहीं। लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका। अब किसका पेट लंबा है? गणेश भगवान का देना है, तो का पेट आता है, खा ले लड्डू भंभरता। समझे? तो यहां पे क्या होगा? गणेश। समझ रहे हो? तो देख लो, बहुव्रीहि समास जब भी होगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा। उसके बाद जो इसका समासिक शब्द होगा, अपने समान अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ बताएगा। समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ बताएगा। और वो विशेष अर्थ कोई ना कोई भगवान का नाम होगा, कोई ना कोई भगवान का नाम होगा। समझ में आया? समझ में आया? आज चक्र पानी भी, वो भी चक्र पानी विष्णु हुआ। ठीक है? चक्र है पानी में जिसके, वो विष्णु, भगवान विष्णु का नाम है। हाथ में उनके चक्र होता है। देख लो चतुर्भुज, जिसका 4 भुजा है। ठीक है? एक राक्षसों का नाम आ जाएगा, दशानन रावण जो है ना, वो भी बहुव्रीहि में आता है, बता देते हैं। ठीक है? तो इस तरह का जो समास आएगा बहुव्रीहि समास होगा। पहचान लोगे? कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है पूछ सकते हो। कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछो। बस अब हम लास्ट समास पढ़ाने जा रहे हैं। अब यही भाव समास खत्म होने जा रहा है। क्या?
फिर से बताओ क्या बोल रहा तुम? श्री कृष्ण, ऐसा नहीं है। कोई अनेक शब्द का एक शब्द बताओ। क्या बोल रहा है तुम? श्री कृष्ण का यहाँ दिया कहाँ है? मतलब गधा है लड़का। गिरिधर है लिखा हुआ, गिरिधर लिखा हुआ है ना। गिरिधर का मतलब, गिरी मतलब होता है पहाड़। पहाड़ को कौन अपने हाथ में धारण किया था? भगवान श्री कृष्ण, उसका नाम रखा हुआ है ना। श्री कृष्ण का तुम थोड़े समाज विग्रह कर देगा। बड़ा बकलेल है तुम। बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो। जैसे गिरिधर हुआ, गिरिधर मतलब पहाड़ को अपने हाथ पर कौन धारण किया? तो एक वही विशेष अर्थ निकलता है जो लिखा हुआ है वहां पे श्री कृष्ण। समझ में आया? वो क्या लिखा हुआ? विशेष अर्थ। जैसे हम लिखे गणेश, अब गणेश का क्या विग्रह कीजिए, कैसे होगा? इसका विशेष अर्थ है, लंबोदर का विशेष अर्थ हुआ गणेश। इसका विग्रह नहीं होगा, इसका विग्रह होगा, लंबा है उधर जिसका। समझ में आया? ये चीज है। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। समास का लास्ट वेद है और समास लास्ट होने जा रहा है। समझ लो बढ़िया से अव्ययी भाव को। अव्ययी भाव भी समास सबसे हल्का समास है, समझे? सबसे आसान समास वो भी है। देखो कैसे है। देखो समास समझो, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। देखो इस समास का पहला पद अव्यय होगा। इस समास का पहला पद अव्यय होगा, समझा? इस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। इतना ही बात याद रखना, इस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। समझ रहे हो? जैसे देखो लिखे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, और इसका विग्रह होगा हर दिन। विग्रह क्या होगा? हर दिन। ये देखो दिन, दिन मतलब क्या होता है? दिवस, इसी का मतलब पर्यायवाची हो गया। लेकिन प्रति क्या है? समझ गया? प्रति क्या है? ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। जैसे देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या होगा? शक्ति भर ना कहता है, यथाशक्ति पूजा करें मतलब जितने ताकत छुत है। समझ में आ रहा है? तो शक्ति के भर काम करिए। यथाशक्ति, शक्ति मतलब ताकत, और यथा क्या है? अव्यय है। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? बस इतना ही याद रखना है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद चाहे कुछ हो रहे। समझ में आया? उस पर नहीं जाना है। जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वह समास अव्ययी भाव होगा। अब आप लोग को एगो मंत्र देते हैं जो सब समास को याद रखने का ट्रिक है, ठीक है? उस चीज को आप लोग बढ़िया से गठ में बांध करके रख लीजिए। उस चीज को याद रखना, समास कभी नहीं भूलेगा। ठीक है? ये मंत्र जो है बढ़िया से रख लो। तत्पुरुषों में विभक्ति, तत्पुरुषों में विभक्ति, द्वंद्व में और छिपा। द्वंद्व में क्या रहेगा? और छिपा हुआ रहेगा। द्वंद्व में, यहां लिख देते हैं, यहां शॉर्ट मैंने दिखाएगा। द्वंद्व में और छिपाया, उसके बाद लिखो संख्यावाचक द्विगु। संख्यावाचक द्विगु। उसके बाद अव्ययी में अव्यय आया,
अव्ययी में अव्यय आया। विशेषण विशेष जानकर विशेष से जानकर कर्मधारय बताया। इसके बाद लिखो मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि बताया। मुख्य अर्थ को छोड़ करके बहुव्रीहि पहचाना, समझे? ये तुम्हारा मंत्र है। बस इसको फास्ट में लिख लीजिए आप लोग। इस मंत्र को याद रखना है, पूरा समास को याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है? उसके बाद इसको पढ़ना है। तत्पुरुषों में विभक्ति, द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाचक द्विगु, अव्ययी में अव्यय आया, विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय बताया, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। 6 समास है, 6 तरीका बताया गया। जो चीज का हम अभी वर्णन किए हैं इतना देर 1 घंटा, उसको अभी 2 मिनट में याद रखने का एक तरीका है। इसको आप लोग ग्रहण करें और जो है